गया है कि जितने भी प्लांट हैं सारे के सारे प्लांट को बेटा जैसे कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही हमारे पास में, दीदी बात मत करो, देखो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए बेटा रिक्वायरमेंट होती है मैक्रोमोलिक्यूल्स की। वैसे ही हमारे जो प्लांट हैं उनको भी मैक्रोमोलिक्यूल्स की ज़रूरत है। और ये मैक्रोमोलिक्यूल कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इसके अलावा जैसे कि हम लोगों को वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही वाटर और हम कह सकते हैं अपने केस में विटामिन्स वगैरह और चीज़ें की, तो वैसे ही बेटा जो हमारे प्लांट हैं उन प्लांट को भी वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेटा बताइए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बताओ किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? वाटर, मिनरल्स की, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स की। एक बात आप याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्लांट को ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये कहाँ से मिलेगा? जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन ये जो वाटर और मिनरल है, ये वाटर और मिनरल प्लांट को कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ें प्लांट को किस लिए चाहिए? फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट को अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए वो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, वाटर चाहिए और मिनरल्स चाहिए। अब इसके बाद में देखिए आपको क्या बताया गया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मिनरल प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसको बताने के लिए एक हम लोगों ने, हमारे पास में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जूलियस वॉन सैच। क्या नाम है? जूलियस वॉन सैच। ये जूलियस वॉन सैच आप देख सकते हैं, ये जर्मन बॉटनिस्ट हैं। बताइए कहाँ के बॉटनिस्ट हैं? जर्मनी के बॉटनिस्ट हैं जिनका नाम है जूलियस वॉन सैच। बेटा मार्क करिएगा, इन्होंने 1860 में इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने टर्म दिया था हाइड्रोपोनिक्स। और हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है सॉइललेस कल्चर कराना। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है? सॉइललेस कल्चर। हेलो क्लास में हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है भैया? सॉइललेस कल्चर। बोलो ये बात समझ में आ गई ना? तो सॉइललेस कल्चर को अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। अच्छा ये टर्म किसने दिया था? जूलियस वॉन सैच ने। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है किसी भी प्लांट को न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में ग्रो कराना इन कंप्लीट अब्सेंस ऑफ सॉइल। तो बेटा याद रखिएगा, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में अगर प्लांट को ग्रो कराते हैं इन कंप्लीट अब्सेंस ऑफ सॉइल, तो इसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। भैया क्लास में बाद में करेंगे, क्लास में बाद में करेंगे। ठीक है भैया, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखना, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? सॉइललेस कल्चर। ठीक है ना? सॉइललेस कल्चर प्लांट का कराना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। अब इस हाइड्रोपोनिक्स को आपको यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे एक प्लांट है, इस प्लांट को हमने एक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में ग्रो कराया है। और न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में यहाँ पे जब ग्रो करा रहे हैं तो आप देखो इधर से हमने एरिएशन के लिए, हवा डालने के लिए यहाँ पे एक एरिएशन ट्यूब रखी है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे एक फनल रखी है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर सकते हैं, या इस फनल से हम न्यूट्रिएंट को रिमूव भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी अगर न्यूट्रिएंट को ऐड और रिमूव करना है तो हम इस फनल का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप देखिए एक प्लांट को रखा गया है। अब इस तरीके के जो कल्चर होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। इस तरीके से अगर हम प्लांट का कल्चर करा रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोपोनिक्स। और ये हाइड्रोपोनिक्स से हमने कमर्शियल प्रोडक्शन किया है वेजिटेबल्स का। किसका प्रोडक्शन किया है? कमर्शियल प्रोडक्शन किया है बेटा वेजिटेबल्स का। और कौन कौन सी वेजिटेबल हैं? टोमेटो है, सीडलेस कुकम्बर है और लेट्यूस है। इसके अलावा आप याद रखिएगा, ये जो आपका जो प्लांट है, जो आपके जो प्लांट हाइड्रोपोनिक्स से बनाए जा रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स में क्या कर रहे हैं? या तो न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर रहे हैं या तो रिमूव कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हमारे पास में जो मिनरल कंसंट्रेशन दी गई है उस कंसंट्रेशन में
हम कुछ मिनरल को ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं, और इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है ना। तो इस बात से तो एक तो इस बात का पता चला कि कौन कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। दूसरी बात, हम उन एलिमेंट को, अगर मान लीजिए मैंने कोई प्लांट से नाइट्रोजन को हटा दिया, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन से नाइट्रोजन को हटा दिया, तो अगर हमने नाइट्रोजन को हटा दिया तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि नाइट्रोजन की कमी के कारण प्लांट में कौन कौन से डिफिशियंसी सिम्टम होते हैं। तो इस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन की मदद से हम किसी भी एलिमेंट के कारण, किसी भी इसेंशियल एलिमेंट के रिमूव करने के कारण उसमें कौन से डिफिशियंसी सिम्टम आ रहे हैं प्लांट में, ये भी पता कर सकते हैं। तो ये आपका बेटा हाइड्रोपोनिक्स हो गया। अगली हेडिंग देखिए, अगली हेडिंग दी गई है इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। बेटा मार्क करेगा, इसेंशियल मिनरल एलिमेंट टोटल अर्थ पर अभी तक जो हमने डिस्कवर किए हैं, एनसीईआरटी का पुराना डाटा है, याद रखिएगा 105 डिस्कवर है। एनसीईआरटी कहती है कि 105 डिस्कवर्ड है, उनमें से अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट मोर देन 60 एलिमेंट को एब्जॉर्ब करता है बाय द रूट। लेकिन अब जितने भी एलिमेंट क्या प्लांट में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, क्या वो सारे के सारे एलिमेंट इसेंशियल होते हैं? ऐसा नहीं है। जैसे आप देखेंगे कुछ प्लांट स्पीसीज जो होती हैं वो सेलेनियम को भी एक्यूमुलेट कर लेती हैं, इसके अलावा कुछ गोल्ड को भी कर लेती हैं, और ऐसे प्लांट जो न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर होते हैं वो रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या ये सारे एलिमेंट गोल्ड, स्ट्रोंशियम, सेलेनियम प्लांट के लिए ज़रूरी हैं? बिल्कुल नहीं ज़रूरी हैं, है ना। लेकिन फिर भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसका मतलब प्लांट जो है बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी एब्जॉर्ब कर रहा है जिनका प्लांट के लिए यूज़ नहीं है। और हमने एक ऐसी टेक्निक इजाद की है जिससे हम किसी भी प्लांट में बहुत ही लो कंसंट्रेशन को बेटा मिनरल एलिमेंट की डिटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्लांट में बहुत ही लो मिनरल कंसंट्रेशन अगर पाई जा रही है तो उसे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और कितनी कम कंसंट्रेशन को डिटेक्ट किया जा सकता है? याद रखिएगा 10 टू पावर माइनस 8 ग्राम पर ml। और इसके बाद में जरा देखिएगा, अब आपको बताया गया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से एलिमेंट इसेंशियल हैं और कौन से इसेंशियल नहीं हैं। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं, कुछ कसौटी बनाई गई हैं। तो यहाँ पे इसेंशियल एलिमेंट को बताने के लिए जो कसौटी रखी गई हैं, जो क्राइटेरिया बनाए गए हैं, वो 3 क्राइटेरिया हैं। आपने इन्हें ऐसे याद किया था, NSD। क्या याद किया था? NSD। तो N से क्या बोला था? जो भी एलिमेंट आपका इसेंशियल है वो एलिमेंट एब्सोल्यूट नेसेसरी होना चाहिए, मतलब कि वो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होना चाहिए। अगर वो एलिमेंट नहीं है तो इसके कारण प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ना कर पाए, तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इसेंशियल एलिमेंट। इसके अलावा आपको बोला गया यहाँ पे S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है स्पेसिफिक। तो जो भी एलिमेंट आप इसेंशियल कहना चाहते हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। बोलो बात समझ में आई? स्पेसिफिक का मतलब क्या है? दूसरा सब्स्टिट्यूट ना हो। और तीसरा D से याद रखिएगा कि ये एलिमेंट किसी भी प्लांट के लिए डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो किसी भी प्लांट की डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो, ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? इसेंशियल एलिमेंट। तो ऐसे हमने जो है इसेंशियल एलिमेंट कितने खोजे हैं बेटा? 17। टोटल कितने खोजे हैं? 17। तो आपके जो मोर देन 60 एलिमेंट प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा था, उनमें से केवल 17 एलिमेंट हैं जो कि हमारे कैसे हैं? बोलो इसेंशियल एलिमेंट है। अब ये जो 17 इसेंशियल एलिमेंट हैं, उनमें से भी ये इसेंशियल एलिमेंट को क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे यहाँ पे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कौन है? मैक्रोन्यूट्रिएंट, और दूसरे कौन से हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट। याद रखिएगा, प्लांट को जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, प्लांट को जो कम अमाउंट में चाहिए वो कौन है? माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो याद रखिएगा, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, और कितना चाहिए? 10 मिलीमोल kg इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर। अगर इससे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए कोई एलिमेंट तो उसे क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल। और मैक्रोमोलिक्यूल कितने होते हैं? 9। और कौन कौन से होते हैं? आपने याद किया था, कौन, CHON, कौन, P, K, मग, से,
का, है ना, कौन पी के मक्से का, ये आपके 9 क्या हैं, इसेंस आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इसके अलावा आपको कौन बताया गया है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये सारे बताइए क्या होते हैं आपके मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल कौन है, जिनकी कंसंट्रेशन लेस देन 10 मिलीमोल की होती है, 10 मिलीमोल केजी इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर। अगर कम जरूरी है प्लांट के लिए तो उसे क्या बोलेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से थे, ऐसे याद किया था, बोलो टोटल कितने थे, 8। कौन थे, आयरन, मैन, का, माल, जब, कल, निकला। याद करो, ऐसे ही याद किया था, है ना, आयरन, मैन, का, माल, जब, कल, निकला। कौन कौन है, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन और निकेल। ये आपके 8 क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दीज आर व्हाट, माइक्रोन्यूट्रिएंट। बताइए मैक्रो कितने हैं, मैक्रो कितने हैं, 9, हाँ, और बताइए माइक्रो कितने हैं, 8। टोटल कितने हो गए, 17। बताइए इन दोनों के लिए, इन दोनों में से ज्यादा प्लांट को ज्यादा कौन रिक्वायरमेंट है और किसकी कम रिक्वायरमेंट है, प्लांट के लिए ज्यादा जरूरी कौन है भैया, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्लांट के लिए दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्लांट के लिए जितना मैक्रो रिक्वायर्ड है उतना ही माइक्रो रिक्वायर्ड है। बोलो बात समझ में आएगी। ये अलग बात है, मैक्रो एलिमेंट प्लांट के लिए ज़्यादा अमाउंट में चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट कम अमाउंट में चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई ना, है ना। जितना बेटा हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए उतना ही प्रोटीन चाहिए, उतना ही हमारे लिए विटामिन भी इंपॉर्टेंट है। बोलो बात समझ में आ गई ना। तो हर एक एलिमेंट की अपनी एक रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट को हम लोग बेटा 2 बेसिस पे डिवाइड किए हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब देखिए इसके बाद में आपको बताया गया कि जो 17 इसेंशियल एलिमेंट हैं उनमें से कुछ एलिमेंट होते हैं जो हायर प्लांट के लिए बेनिफिशियल एलिमेंट कहलाते हैं। ये कौन होते हैं, इनको हम लोगों ने ऐसे याद किया था, नासिकोसे। याद करना, नासिकोसे। तो नासिकोसे से क्या हो गया, सोडियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, कोबाल्ट और सेलेनियम। कौन कौन है, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सिलेनियम। ये क्या होते हैं, बेनिफिशियल। कैसे याद किया था, नासिकोसे। कैसे याद किया था, नासिकोसे। अब इसके बाद में देखिए आपको बताया गया है कि हमारे पास में फंक्शन की बेसिस पे आपको बताया गया है कि इसेंशियल एलिमेंट के काम क्या क्या है। तो फंक्शन क्या है हमारे इसेंशियल एलिमेंट के, तो आपको याद रखना है कि फंक्शन आपको यहाँ पे 4 बताए गए हैं। सबसे पहला फंक्शन है कि ये इसेंशियल एलिमेंट बायोमोलिक्यूल की तरह काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, बायोमोलिक्यूल बनाने में काम करेंगे। भैया इसेंशियल एलिमेंट बायोमोलिक्यूल बनाने में काम करेंगे, मतलब ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होंगे बायोमोलिक्यूल का। जैसे कोई भी बायोमोलिक्यूल हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कोई भी हो, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता ही है। तो इसका मतलब है ये क्या बनाते हैं, बायोमोलिक्यूल। इसेंशियल एलिमेंट क्या बनाते हैं, बायोमोलिक्यूल। इसके अलावा बोला गया कि आपके जो इसेंशियल एलिमेंट हैं ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड। अब एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड आपने कौन पढ़ा है, एटीपी। तो एटीपी में कौन होता है, फास्फोरस। वैसे ही आपको बेटा बताया गया है कि क्लोरोफिल भी एक एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड है और इसमें कौन पाया जाता है, मैग्नीशियम। और समटाइम यहाँ पे नाइट्रोजन भी किसी बुक में लिखा होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन मैग्नीशियम दोनों हो सकते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा इसेंशियल एलिमेंट। इसेंशियल एलिमेंट क्या करते हैं, ये एक्टिवेट और इनहिबिट करते हैं एंजाइम्स को। और इसमें आपको एग्जांपल याद रखना है कि हमारा जो मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव आयन है ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस मतलब कि रुबिस्को एंजाइम के लिए, और फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज मतलब कि पेप एंजाइम के लिए, पेपकेज एंजाइम के लिए कैसे काम करता है, एक्टिवेटर की तरह। कैसे काम करता है, एक्टिवेटर। तो बताइए रुबिस्को और पेपकेज के लिए एक्टिवेटर कौन है, Mg डबल पॉजिटिव। वैसे ही आपको बताया गया है जो हमारा जिंक डबल पॉजिटिव है, जिंक डबल पॉजिटिव आयन ये किसके लिए एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है, आप देखिए ये एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, है ना। और इसके अलावा आपको बताया गया है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम किसके लिए एक्टिवेटर की तरह काम करता है, नाइट्रोजनेस। और ये नाइट्रोजनेस एंजाइम किसमें हेल्प करता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। एंड देन इसके बाद में आपको बताया गया है कि कुछ इसेंशियल एलिमेंट हैं जो चेंज कर सकते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल।
ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। और इसका एक एग्जांपल आपको दिया गया है पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। याद रखिएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में कौन हेल्प करता है, पोटेशियम। और ये आज तक का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पोटेशियम किसमें हेल्प करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो अब इसके बाद में क्या बताया गया है, इसके बाद में आपको बताया गया है रोल ऑफ मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो रोल क्या है मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट के, तो यहां पर आपको बताए गए हैं बहुत सारे एलिमेंट। और ये वाले जितने भी, ये वाला जो पेज है नीट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूं कि आप इसकी एक एक लाइन घर पे जाके अच्छे से पढ़िए। बात समझ रही है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसे आप घर पे जाके अच्छे से पढ़िए, एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बस आपको याद करा देता हूं भैया, नाइट्रोजन किस फॉर्म में लिया जा रहा है, बोलो NO3 माइनस की फॉर्म में, या फिर NO2 और NH डबल पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। फास्फोरस किस फॉर्म में लिया जा रहा है, बोलो बोलो फॉस्फेट आयन की फॉर्म में। पोटेशियम किस फॉर्म में लिया जा रहा है, पोटेशियम आयन की फॉर्म में। बताइए कैल्शियम किस फॉर्म में लिया जा रहा है, कैल्शियम आयन की फॉर्म में। मैग्नीशियम किस फॉर्म में लिया जा रहा है, मैग्नीशियम डाइवैलेंट मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में। सल्फर किस फॉर्म में लिया जा रहा है, सल्फेट की फॉर्म में। अब बताइए आयरन किस फॉर्म में लिया जा रहा है, फेरिक आयन की फॉर्म में। और इसके बाद में आप देखिए मैग्नीज, भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैग्नीज किस फॉर्म में लेते हैं, मैग्नस आयन की फॉर्म में। और याद रखिएगा इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है, मैग्नीज आयन क्या करता है, बोलो बोलो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जब होती है तो क्या रिलीज करती है, ऑक्सीजन। क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। बताओ जिंक किस फॉर्म में लिया जा रहा है, Zn डबल पॉजिटिव, जिंक आयन की फॉर्म में। और याद रखिएगा ये सिंथेसिस करता है ऑक्सीजन का, ये भी पूछा गया भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस किस हार्मोन की कर रहा है, ऑक्सीजन हार्मोन की। याद रखिएगा कॉपर को किस फॉर्म में ले जा रहा है, क्यूप्रिक आयन की फॉर्म में। बोरान को किस फॉर्म में ले जा रहा है, BO3 माइनस और B4O7 माइनस 2। और याद रखिएगा ये हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में। और दूसरा याद रखिएगा पॉलन जर्मिनेशन। ये दोनों चीजें पूछी गई हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में मॉलिब्डेनम की बात कर लेते हैं। मॉलिब्डेनम किस फॉर्म में लिया गया है, मॉलिब्डेट आयन में। और क्लोरीन भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे आखिरी एसेंशियल एलिमेंट जो आपको दिया गया है यहाँ पे क्लोरीन। क्लोरीन किस फॉर्म में लिया जा रहा है, क्लोराइड आयन की फॉर्म में। और ये भी वाटर स्प्लिटिंग में हेल्प करता है। याद रखिएगा वाटर स्प्लिटिंग में कौन कौन हेल्प कर रहे हैं, मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन, है ना। कौन कौन से, मैग्नीज आयन, मैग्नस आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है। अब इसके बाद में आपको बताया गया है डिफिशियंसी सिम्टम और एसेंशियल एलिमेंट। भैया डिफिशियंसी सिम्टम एसेंशियल एलिमेंट की वजह से होती है। तो व्हाट इज डिफिशियंसी सिम्टम, देखो किसी भी चीज की अगर डिफिशियंसी होती है ना, कोई तुमको छोड़ के चला जाए तो तुम्हारे अंदर कुछ मार्फोलॉजिकल चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं। अरे बोलो यार, पहले बढ़िया सा क्यूट बॉय बन के घूम रहे होते हो, है ना, उसके बाद में भैया कोई छोड़ के चला गया तो क्या होता है, बोलो 4 दिन नहाते नहीं है कि भैया हम छोड़ के चला गया हमको, है बैठे रहते हैं रूम पे, नहीं उदास, बोलो बात समझेगी। तो ये क्या हो गया, 4 दिन नहीं नहाए, बाल खराब हो गया, तो मार्फोलॉजिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो वैसे ही इसेंशियल एलिमेंट क्या है, इसेंशियल एलिमेंट बेटा प्लांट की मोहब्बत है। और जब प्लांट की मोहब्बत उसे छोड़ के जाएगी तो उसमें क्या होगा, मार्फोलॉजिकल चेंज होगा। और प्लांट पे जो मार्फोलॉजिकल चेंज होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिफिशियंसी सिम्टम। बोलो क्या कहते हैं, डिफिशियंसी सिम्टम। तो याद रखिएगा डिफिशियंसी सिम्टम्स। तो डिफिशियंसी सिम्टम्स क्यों होते हैं, डिफिशियंसी सिम्टम कब कैसे दिखते हैं, मार्फोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से। मार्फोलॉजिकल चेंजेस बेटा किसी भी इसेंशियल एलिमेंट की क्या कहलाती है, डिफिशियंसी सिम्टम। और आपको बताया गया है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है भैया, इसेंशियल एलिमेंट की वो कंसंट्रेशन जिसके नीचे या ऊपर होने से प्लांट की ग्रोथ रिटार्टेड होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्या मैंने बोला, क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है भैया, इसेंशियल एलिमेंट की वो कंसंट्रेशन जिसके नीचे या ऊपर होने से प्लांट की ग्रोथ रिटार्टेड होती है, उसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। और इस कंसंट्रेशन से नीचे अगर इसेंशियल एलिमेंट पाया जा रहा है तो उसे बोलते हैं डिफिशियंसी। और डिफिशियंसी के कारण कौन चेंजेस होते हैं, मार्फोलॉजिकल चेंजेस। अब यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल दिए गए हैं भैया, देख लो। आपको बोला गया है कि अगर मान लीजिए कोई एक्टिवली मोबिलाइजिंग एलिमेंट है
कोई भी एक्टिवली मोबिलाइजिंग एलिमेंट है, जैसे एग्जांपल दिए गए हैं एक्टिवली मोबिलाइजिंग एलिमेंट के नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये एलिमेंट वो हैं जो एक्टिवली मोबिलाइज करते हैं प्लांट में। अगर ये एलिमेंट की डिफिशियंसी होती है, एक्टिवली मोबिलाइज एलिमेंट की डिफिशियंसी होगी, तो ये सबसे पहले ये सिम्टम कहाँ दिखेंगे? ओल्डर टिश्यू में। बताइए कहाँ देखने को मिलेंगे? ओल्डर टिश्यू में। बताइए कहाँ देखने को मिलते हैं? ओल्डर टिश्यू में। लेकिन अगर हमारे पास में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो इमोबाइल एलिमेंट है, तो इसकी डिफिशियंसी सबसे पहले कहाँ दिखती है? यंग टिश्यू में। इतनी चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? बताओ एक्टिवली मोबिलाइजिंग एलिमेंट की डिफिशियंसी कहाँ देखने को मिलेगी? बोलो भैया, ओल्डर टिश्यू में। और बताइए जो इमोबाइल एलिमेंट होंगे उनकी डिफिशियंसी पहले कहाँ दिखेगी? यंगर टिश्यू में। क्लियर है बात? अब इसके बाद में आपको क्या देखना है यहाँ पर? आप देखिए, आपको यहाँ पे कुछ डिफिशियंसी सिम्टम्स बताए गए हैं। डिफिशियंसी सिम्टम में सबसे पहले आपको बताया गया है क्लोरोसिस होता है, दूसरा नेक्रोसिस होता है, स्टंटेड ग्रोथ होती है, प्रीमेच्योर फॉल होता है, फ्लीप, बर्ड एंड इनहिबिशन ऑफ द सेल डिवीजन। क्लोरोसिस क्या है भैया? मार्क करिए, लॉस ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम द पत्ती इज नोन एज क्लोरोसिस। और जब पत्ती से क्लोरोफिल लॉस हो जाएगा तो पत्ती पीली पड़ जाएगी, इसी को क्या कहते हैं? क्लोरोसिस। तो पत्ती पीली पड़ जाए तो इसे क्या कहते हैं? क्लोरोसिस। और क्लोरोसिस किसकी वजह से हो रही है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक और मॉलिब्डेनम। इसके अलावा आप देखेंगे नेक्रोसिस क्या है? डेथ ऑफ टिश्यू। और इसको हमने कैसे याद किया था? ये किसके कारण होती है? काकू के मजा। याद करो, हमने कैसे याद किया था? काकू के मजा। का मतलब हो गया कैल्शियम, कू से हो गया कॉपर, के से हो गया पोटेशियम और Mg से हो गया मजा। बोलो बात समझ में आ गई? काकू के मजा याद रखिएगा। काकू की मजा क्या करता है? नेक्रोसिस। अब इसके बाद में देखिए, आपको बोला गया है कि अगर बेटा सेल डिवीजन में इनहिबिशन हो रहा है तो ये किन एलिमेंट की वजह से होता है? बोलो, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मॉलिब्डेनम, है ना? किसके कारण हो रही है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मॉलिब्डेनम। और आपको बोला गया है डिले फ्लावरिंग किसकी वजह से हो रही है? नाइट्रोजन, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम। ये क्या करते हैं? डिले फ्लावरिंग करते हैं। अब इसके बाद में जरा देखिए, अगले पैरा पे आ जाइए, टॉक्सिसिटी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो देखो, कोई भी एलिमेंट बेटा अगर कम होता है, कोई भी इसेंशियल एलिमेंट कम होता है, तो उसके कारण क्या हो रही है? डिफिशियंसी सिम्टम। और डिफिशियंसी सिम्टम जो होती है वो उसमें मार्फोलॉजिकल चेंजेस लाती है। अगर रेडली मोबिलाइज्ड एलिमेंट होता है तो बताओ डिफिशियंसी कहाँ दिखी थी? ओल्डर टिश्यू में। और अगर इमोबाइल एलिमेंट होता है तो यंगर टिश्यू में। अब आपको बताया गया है कि अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की अधिकता हो जाए तो उसके कारण क्या हो जाती है? टॉक्सिसिटी। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल दिया गया है मैग्नीज टॉक्सिसिटी। भैया कौन सी टॉक्सिसिटी दिखाई गई है? मैग्नीज टॉक्सिसिटी। और मैग्नीज टॉक्सिसिटी के कारण जो पत्तियां होती हैं उन पे ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं, और इसके अलावा उसके चारों ओर जो वेन वगैरह होती हैं वो जो होती हैं क्लोरोटिक वेन हो जाती है, मतलब पीली पड़ जाती हैं। वेन कैसी पड़ जाती हैं? पीली। तो इसे हम लोग कहते हैं क्लोरोटिक वेन। ठीक है, तो ब्राउन स्पॉट और क्लोरोटिक वेन ये मैग्नीज टॉक्सिसिटी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, मतलब सिम्टम है। ठीक है ना, सिम्टम कौन कौन है? ब्राउन स्पॉट और क्लोरोटिक वेन। अब आपको ये बताया गया कि जब भी मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होती है तो ये मैग्नीज की टॉक्सिसिटी के कारण जो आपकी आयरन और मैग्नीशियम होता है, प्लांट में आयरन और मैग्नीशियम का अपटेक क्या हो जाता है भैया? कम हो जाता है। और इसके अलावा जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम कुछ एंजाइम्स के साथ में बेटा क्या करता है? बाइंड करता है। और इसके कारण यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो मैग्नीज है, मैग्नीज ये इनहिबिट करता है कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन द सोडेपेक्स। और इसके कारण जब भी मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होती है तो ये आपको डिफिशियंसी लगती है आयरन, मैग्नीज और कैल्शियम की। तो याद रखिएगा, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी ये किसका डिफिशियंसी है? आयरन, मैग्नीज और कैल्शियम की।
और इसीलिए कहते हैं टॉक्सिसिटी को जानना ये बड़ा मुश्किल होता है, हमें लगता है कि डिफिशियंसी हुई है, बोलो बात समझाइए, लेकिन एक्चुअली में क्या होती है, टॉक्सिसिटी। अब देखिए इसके बाद में आपको बताया गया है कि कौन से मिनरल को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है। तो आपने पढ़ा था कि कैसे हम लोगों ने वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन किया था, एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में बेटा मैंने पूरी मैकेनिज्म बताई थी, मैंने आपको दो तरीके बताए थे, वाटर और मिनरल का जाइलम तक पहुंचने के दो तरीके थे, एक था सिम्प्लास्ट और दूसरा था एपोप्लास्ट, एक था सिम्प्लास्ट और दूसरा एपोप्लास्ट। तो वही आपको यहाँ पे सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट तरीके बताए गए हैं। आप बताइए एपोप्लास्ट फास्ट होता है कि स्लो होता है, कैसा होता है, फास्ट होता है। आप बताइए पैसिव कौन होता है, एपोप्लास्ट, क्योंकि आप देखेंगे फास्ट है ना, तो फास्ट है तो कैसा है, पैसिव। और भैया सिम्प्लास्ट कैसा है, स्लो, है ना, और स्लो है इसलिए ये कैसा होगा, एक्टिव। बस इतना याद रखिएगा। एक बात और बताई गई है, मूवमेंट ऑफ आयन को बेटा क्या कहते हैं, फ्लक्स। क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ आयन को क्या कहते हैं, फ्लक्स। अगर आयन आपका अंदर जा रहा है तो इसी क्या बोलेंगे, इनफ्लक्स, और अगर आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो इसी क्या बोलेंगे, बोलो भैया, ई फ्लक्स। देखिए क्या बोलेंगे, ई फ्लक्स। अगर अंदर जा रहा है तो क्या बोलते हैं, इनफ्लक्स। क्या बोलते हैं, इनफ्लक्स। और अगर बाहर जा रहा है, आउटर मूवमेंट हो रहा है तो ई फ्लक्स। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है, इनफ्लक्स ई फ्लक्स समझ में आ गया। अब इसके बाद में देखिए आपको बताया गया है ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट कैसे होता है, बाय द ट्रांसपिरेशनल पुल। भैया जैसे आपका पानी ऊपर गया था, है ना, सुई से, कैसे गया था, सुई से, तो वैसे ही आपका मिनरल भी कैसे जाएगा, सुई से। और किसके थ्रू जाएगा, जाइलम के थ्रू। याद आया आपको, पानी का ट्रांसलोकेशन बताया था ना, एसेंट ऑफ सैप, भूल गए ना, नहीं भूले ना, एसेंट ऑफ सैप। बताओ एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है, बाय द ट्रांसपिरेशनल पुल। वैसे ही आपका बेटा मिनरल भी कैसे जाता है, ट्रांसपिरेशनल पुल के जरिए। अब इसके बाद में जरा देखिएगा, सॉइल एज ए रिजर्वायर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। देखिए सॉइल में बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट पाए जाते हैं। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि हमारा जो फर्टिलाइजर है, हमारा जो फर्टिलाइजर है उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो फर्टिलाइजर में पाए जा रहे हैं वो कौन है, एनपीकेएस। और बताइए माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, कॉपर, जिंक, आयरन और मैग्नीज। और ये जो हैं ये फर्टिलाइजर्स में पाए जा रहे हैं। आप देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट भी हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हैं। और ये मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो रिसोर्स है वो कौन है बेटा, वो कौन है, सॉइल। और सॉइल कैसे बनती है, रॉक से, रॉक्स के ब्रेकडाउन से। क्लियर है बात, इतनी सी बात आपको यहाँ पे बताई गई है, घर पे जाके पढ़िएगा बहुत अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है नाइट्रोजन साइकिल, जरा इसे समझ लो। नाइट्रोजन साइकिल में आपको बताया गया है कि हमारे पास में अगर हम लोग देखें तो हमारे इसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से थे, जो मेन इसेंशियल एलिमेंट हैं, या आपके जो 4 बिग एलिमेंट हैं वो कौन कौन है, कौन है भैया, कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन बोला जा रहा है, ये जो नाइट्रोजन है ये मोस्ट प्रिवलेंट एलिमेंट है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये नाइट्रोजन बेटा, नाइट्रोजन ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है अमाइनो एसिड का, प्रोटीन का, हार्मोन का, क्लोरोफिल का। और इसके अलावा आपको बोला गया है विटामिन्स का। किसका होता है भैया, विटामिन्स। तो ये नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे पाया जा रहा है, नाइट्रोजन पाया जा रहा है अमाइनो एसिड में, नाइट्रोजन पाया जा रहा है प्रोटीन में, और कहाँ है, हार्मोन में, और कहाँ है, क्लोरोफिल में। अभी बताया था मैंने, है ना। बताओ क्लोरोफिल में इसके अलावा और कौन था, मैग्नीशियम। हाँ कौन था भैया, मैग्नीशियम। मैग्नीज नहीं था, मैग्नीशियम था। कौन था, मैग्नीशियम। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन होता है। अब इसके बाद में जरा देखिए विटामिन भी है। अब इसके बाद में आपको बताया गया है जो प्लांट है, ये प्लांट आपको बताया गया है कंपीट करते हैं माइक्रोब्स के साथ फॉर द लिमिटेड नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में, सॉइल में लिमिटेड अमाउंट में है, और इसलिए प्लांट और माइक्रोब्स दोनों ही नाइट्रोजन के लिए कंपीट करते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले एक टर्म है जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू द अमोनिया। नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये बस बोल्ड लेटर याद रखना, काम बन जाएगा।
भैया नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसके बाद में देखिए आपको एक टर्म और दिया गया है, टर्म दिया गया है आपका, मार्क करिएगा इसे, टर्म दिया गया है आपका अमोनिफिकेशन। अगला टर्म क्या है? अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन क्या होता है? हमारा जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, सुनना, हमारा जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है जिसे हम लोगों ने डेट्राइटस बोला था, क्या बोला था? डेट्राइटस। डेट्राइटस में क्या होता है? डेड प्लांट एंड एनिमल्स। तो डेड प्लांट और एनिमल का जब डिकम्पोजिशन होता है उसमें पाया जाने वाला नाइट्रोजन जब अमोनिया में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जब प्लांट और एनिमल्स का, डेड प्लांट और एनिमल्स का ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जब कन्वर्ट होता है अमोनिया में, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन। और अमोनिया जो बनता है वो कैसा है? वोलेटाइल। और इस वजह से कुछ पार्ट जो होता है वो कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में। लेकिन ज़्यादातर पार्ट कहाँ, किस फॉर्म में बच जाता है? नाइट्रेट की फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो कन्वर्ट किया जाता है, ये कन्वर्जन किया जाता है बाय द सॉइल बैक्टीरिया। अब देखिए ऐसे बैक्टीरिया जो इस अमोनिफिकेशन से बनी नाइट्रोजन को, अमोनिफिकेशन से बनी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कराते हैं, उन बैक्टीरिया का नाम क्या है? बोलो भैया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या नाम है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, है ना। जो आपकी अमोनिया बनी है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो अमोनिया बनी है ना, उस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कराना? किस में कन्वर्ट कराना? नाइट्रेट में, मतलब कि NO3 माइनस में, NO3 माइनस में। इस प्रोसेस का नाम क्या है? नाइट्रिफिकेशन। क्या नाम है? नाइट्रिफिकेशन। तो बताओ सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? बोलो बोलो। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन, है ना। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। बेटा क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ भी भैया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन क्या कहलाता है? बोलो भैया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन क्या कहलाया? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब उसके बाद में क्या बोला गया? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर में कौन आएगा? प्लांट और एनिमल। जो डेड प्लांट रिमेन है, डेड एनिमल रिमेन है, उसका कन्वर्जन किसमें? अमोनिया में। किसमें भैया? किसमें किया जाएगा? अमोनिया में। इस प्रोसेस का नाम क्या है? अमोनिफिकेशन। अब इस अमोनिफिकेशन से बनी हुई अमोनिया, क्योंकि ये वोलेटाइल है तो कुछ तो चली जाएगी एटमॉस्फेयर में, लेकिन जो बची रह जाएगी, अब उसे बताइए किस में कन्वर्ट किया जाएगा? बोलो, नाइट्रेट में। और अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्जन बताइए क्या कहलाएगा? नाइट्रिफिकेशन। और ऐसे बैक्टीरिया जो कराएंगे नाइट्रिफिकेशन, उनका नाम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैसे होते हैं? बोलो बोलो, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैसे होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैसे होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ। अब ये देखिए यहाँ पर आपको दो रिएक्शन दिखाई गई है। सबसे पहले अमोनिया ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन की है, तो यहाँ पर क्या बना है? यहाँ पर नाइट्राइट बना है, NO2 माइनस बना है। और ये जो कन्वर्जन है, ये कराता है जो बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। तो बताइए अमोनिया को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट करा रहा है? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। बताइए कौन कौन बैक्टीरिया करा रहा है? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। और फर्दर इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करा रहा है? भैया नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करा रहा है? बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर। और यहां पर ये दोनों ही स्टेप्स किसको शो कर रहे हैं? नाइट्रिफिकेशन को। किसको शो कर रहे हैं? नाइट्रिफिकेशन। बताइए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कितने हैं? 3। कौन कौन है? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। बताइए अमोनिया को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट कराता है? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। और बताइए नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट कराता है? नाइट्रोबैक्टर। कौन कराता है? बोलो, ये बात समझाई कि नहीं? अब इसके बाद में आपको क्या बताया गया है? इसके बाद में आपको बताया गया है कि आपका जो थोड़ा बहुत नाइट्रेट सॉइल में मौजूद रह जाता है, थोड़ा बहुत जो नाइट्रेट सॉइल में रह जाता है, अब इसे फर्दर
कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन में। नाइट्रेट का नाइट्रोजन में कन्वर्जन क्या कहलाता है? डीनाइट्रिफिकेशन। बताइए क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डीनाइट्रिफिकेशन। बताइए नाइट्रेट का नाइट्रोजन में कन्वर्जन क्या कहलाता है? और डीनाइट्रिफिकेशन जो कराते हैं उन्हें कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? सीडोमोनास और थायोबैसिलस। कौन कौन है भैया? सीडोमोनास एंड थायोबैसिलस। और नाइट्रेट का नाइट्रोजन में कन्वर्जन कहलाता क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहलाता है? डीनाइट्रिफिकेशन। तो जरा ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, जरा एक बार फिर से बताना। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन। अच्छा बताना। और डेड ऑर्गेनिक मैटर का की नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन। अच्छा फिर बताना, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कराना। नाइट्रिफिकेशन। क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन जो बैक्टीरिया कराता है उसका नाम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैसे होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कैसे होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अच्छा बताइए कौन से बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कराते हैं? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। और कौन से बैक्टीरिया हैं जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कराते हैं? नाइट्रोबैक्टर। कौन है भैया? नाइट्रोबैक्टर। बताइए कौन से बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कराते हैं? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन है? सीडोमोनास और थायोबैसिलस। भैया सीडोमोनास एंड, तुम्हें सच बताएं यहाँ पे भूकंप आ जाए ना फिर भी हम पढ़ाएंगे। समझ आ रही है? तुम्हारा एक बंदा आता है तुम्हारी मुंडी उधर घूम जाती है ना? ये कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है ना? बात समझ में आई ना? अब देखो इसके बाद में जरा देखो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इधर आओ देखो भैया, यहाँ पर पीएम मोदी आ जाए है ना तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिस टाइम पे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। समझ आ रही है ना? तो तुम्हें भी फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ठीक है सुनना भाई, यहां पर आपको क्या बताया गया है सुनिएगा। अब बोला गया कि आपकी जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को अमोनिया में अगर बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट किया जा रहा है तो इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये केवल और केवल कुछ प्रोकैरियोट्स हैं जो करा सकते हैं। बाकी दुनिया में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो ये काम करा सकता है। तो याद रखिएगा ओनली सम प्रोकैरियोटिक स्पीसीज जो हैं वो क्या कर सकती हैं? नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर सकती हैं। और ये रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आप देखो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? आपकी नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कराना। और ये किस एंजाइम की मदद से होता है? नाइट्रोजिनेस। कौन सा एंजाइम होता है? नाइट्रोजिनेस। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स बताए गए हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स कौन कौन से हैं? याद रखिएगा नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स ये दो टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है पहला होता है फ्री लिविंग और दूसरे होते हैं सिम्बायोटिक। अच्छा फ्री लिविंग में यहाँ पे आपको बताया गया फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब कौन कौन है? एजैटोबैक्टर और बेंजानिकिया। और रोडोस्पाइरलम कैसा होता है? एनरोबिक और फ्री लिविंग होता है। इसके अलावा आपके कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं। कौन कौन से? एनाबिना और नॉस्टॉक। ये भी आपके फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर हैं। तो याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना, नॉस्टॉक ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अब इसके बाद में आपको सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम बताए गए हैं। सिम्बायोटिक में कौन आता है? सिम्बायोटिक में बैक्टीरिया आता है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया कैसा होता है? रॉड शेप। और इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है लेग्यूम प्लांट के साथ। याद रखिएगा ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं। ये कौन सा एसोसिएशन है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अच्छा ये कौन कौन से लेग्यूम प्लांट हैं जिनमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है? नाम दिए गए हैं अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन और क्लोवर बीन्स। अब इसके बाद में जरा याद रखिएगा कुछ हमारे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट हैं। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट हैं जिनमें क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जांपल कौन दिया गया है? एलनस। और यहाँ पे जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ में जो बैक्टीरिया है उसका नाम है फ्रैंकिया। क्या नाम है? फ्रैंकिया। बोलो क्या नाम है इसका? फ्रैंकिया। तो फ्रैंकिया बताइए कैसा है?
बोलो भैया, फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस नहीं है, फ्रैंकिया आपका फ्री लिविंग है भैया। फ्रैंकिया कैसा है? फ्री लिविंग इन द सॉइल, लेकिन ये सिम्बायोन की तरह काम करता है जब कराता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। याद रखिएगा, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जांपल में कौन है? अल्नस। और बताइए आपका जो लेग्यूमिनस प्लांट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, कौन है भैया? हाँ, लेग्यूम प्लांट है ना। सारे को मिला के क्या कहते हैं? लेग्यूम प्लांट। तो सारे लेग्यूम प्लांट क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में एग्जांपल कौन है? अल्नस। ये बताइए किसकी मदद से नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रहा है? फ्रैंकिया की मदद से। फ्रैंकिया क्या है? नाइट्रोजन फिक्सर है ना। बोलो क्या है ये? नाइट्रोजन फिक्सर। अब इसके बाद में आपको एक बात और बताई गई है कि यहाँ पर अगर हम देखें किसी भी प्लांट में, तो किसी भी प्लांट में जो अगर हम किसी भी प्लांट की रूट को काटते हैं तो प्लांट की रूट को काटने पर हमें उस रूट में सेंटर पोर्शन में रेड या पिंक कलर का कुछ दिखता है। वो जो रेड और पिंक कलर का दिखता है वो क्या है? बोलो भैया, ये आपका लेग हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है भैया? लेग हीमोग्लोबिन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन। आपसे पूछा जाता है लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन का कलर कैसा है? बोलो बोलो, रेड और पिंक। और ये रेड और पिंक कलर कब देखने को मिलता है? जब रूट के रूट नोड्यूल को काटा जाता है, तो वो कैसा दिखता है? पिंक कलर का। ठीक है, अब इसके बाद में आपको बताया गया कि ये नोड्यूल फॉर्मेशन होता कैसे। ए भैया, ये तुम्हें दिखाया गया है नोड्यूल फॉर्मेशन। जरा देखो, सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर जो सॉइल है ये आपकी, देखो ये सॉइल पार्टिकल है। सॉइल पार्टिकल में ये आपकी प्लांट की रूट लगी है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया है। यहाँ पे जो बैक्टीरिया है ये आपका जो प्लांट है, ये किस प्लांट की रूट है? लेग्यूम प्लांट की। और यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया यहाँ पे कौन हो सकता है? राइजोबियम। बताओ इस राइजोबियम का शेप कैसा है? रॉड शेप। कैसा भैया? रॉड शेप। तो यहाँ पे जो नीले नीले कलर के आपको बैक्टीरिया दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? बैक्टीरिया। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो नीले नीले हल्के नीले कलर से बैगनी कलर के आपके बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? इस रूट हेयर के ऊपर इन्वेशन करते हैं। क्या करते हैं भैया? इन्वेशन। इन्वेशन का मतलब आक्रमण करते हैं। और जैसे ही यहाँ पे इन्वेशन होता है तो आप देखो ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? यहाँ पर यहाँ पे क्या करेंगे? इसे रूट को मोड़ देंगे, रूट हेयर को क्या करेंगे? मोड़ देंगे, और यहाँ पे हुक का फॉर्मेशन होगा। फर्दर यहाँ पे क्या बनेगी? इन्फेक्शन थ्रेड। और इन्फेक्शन थ्रेड जो है ये बैक्टीरिया, इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पहुँच जाएगा? कॉर्टेक्स में। और कहाँ पहुँच जाएगा? पेरीसाइकिल में। और कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल में बेटा क्या करेगा? बहुत ज़्यादा डिवाइड करेगा, और फर्दर यहाँ पे एक मैच्योर नोड्यूल का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है इन्वेशन। बताओ पहला काम क्या है? पहला काम क्या है? इन्वेशन। दूसरा काम क्या है? हुक फॉर्मेशन। तीसरा काम क्या है? इन्फेक्शन थ्रेड बनाना। और चौथा काम क्या है? नोड्यूल। तो नोड्यूल बनने में कितने काम होते हैं? 4। बताओ कितने काम होते हैं? 4। पहला काम क्या है? इन्फेक्शन। पहला काम क्या है? इन्फेक्शन के बाद में क्या करता है? हुक बनाता है, रूट हेयर को मोड़ देता है, कर्ल कर देता है, तो क्या कहते हैं? हुक बना। हुक बना। हुक बनने के बाद में क्या बनती है? इन्फेक्शन थ्रेड। और इसकी मदद से बताओ बैक्टीरिया कहाँ तक जाता है? इनर कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल। वहां पे जाके सेल के अंदर डिवाइड करता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है, और साथ साथ में नोड्यूल का फॉर्मेशन कर देता है। बताइए इस नोड्यूल को काटेंगे तो नोड्यूल का कलर कैसा दिखेगा? पिंक। कैसा दिखेगा? पिंक। बताइए कैसा दिखेगा? पिंक। पिंक और रेड कलर। क्लियर है बात? अब इसके बाद में जरा देखिएगा, यहां पर आपको बताया गया है कि यहाँ पे ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे कराते हैं। आप देखो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन लग रही है, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 16 एटीपी की मदद से 2 अमोनिया बनाए गए हैं, हाइड्रोजन बना है, 16 एडीपी और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बने। ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बताइए टोटल एटीपी कितने लगे हैं? 16। और 16 एटीपी लगने पर बताइए कितने अमोनिया बने हैं? 2। तो बताइए एक अमोनिया बनने में कितना एटीपी खर्च हुआ है? 8। कितना हुआ है? 8 का मतलब 8। क्लियर है बात? अब देखो इसके बाद में आपको बताया गया है एक एंजाइम है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज। भैया आपको बताया था नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कराता है।
लेकिन दिक्कत ये है कि सर ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है ये हाईली सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, सेंसिटिव होता है। अब ये बोला जा रहा है कि इस नोड्यूल में इस ऑक्सीजन से बचाने के लिए बेटा नोड्यूल के अंदर क्या पाया गया है, लेग हीमोग्लोबिन। और लेग हीमोग्लोबिन कैसे काम करता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह काम कौन कर रहा है, ऑक्सीजन को खत्म कौन कर रहा है, लेग हीमोग्लोबिन। बताइए कलर कैसा था, पिंक और रेड, है ना। कहां पाया जाता है, रूट नोड्यूल में। अब देखिए बोला जा रहा है वैसे तो ये बैक्टीरिया बेटा आपको ये बोला जा रहा है कि इस नाइट्रोजनेज एंजाइम के रिएक्शन करने के लिए बताइए कौन सी कंडीशन रिक्वायर है, एनरोबिक कंडीशन। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं जब ये फ्री लिविंग होते हैं, है ना, जब ये फ्री लिविंग होते हैं तो ये कैसे काम करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया की तरह। लेकिन जब ये सिम्बायोटिक जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं रूट के अंदर तो ये कैसे हो जाते हैं, एनरोबिक हो जाते हैं। और फर्दर बेटा क्या करते हैं, बोलो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, नाइट्रोजनेज। कौन सा चाहिए, नाइट्रोजनेज। और बताइए एक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कराने के लिए एंजाइम तो नाइट्रोजनेज चाहिए, लेकिन एटीपी कितनी चाहिए, बोलो भैया, टोटल कितनी चाहिए, 16। एक नाइट्रोजन से कितनी अमोनिया बनती हैं, 2। तो बताइए टोटल एटीपी कितनी चाहिए, 16। लेकिन एक अमोनिया बनाने के लिए कितनी चाहिए, 8। भैया एक अमोनिया बनाने के लिए एनर्जी इनपुट कितना चाहिए, 8 एटीपी फॉर ईच अमोनिया सॉरी। अब देखिए अब ये जो अमोनिया बना है, सुनना मेरी बात भैया, अब ये जो अमोनिया बना है इसका क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये जो अमोनिया बना है, अब ये अमोनिया जो बना है बोला जा रहा है एट फिजियोलॉजिकल पीएच अमोनिया प्रोटोनेटेड टू फॉर्म द अमोनियम आयन। तो अब बोला जा रहा है फिजियोलॉजिकल पीएच पे आपकी अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, अमोनियम आयन में। जब अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया जाएगा तो इसे ज्यादातर जो आपका नाइट्रोजन होता है वो किस फॉर्म में सिमुलेट होता है प्लांट में, नाइट्रेट की फॉर्म में, और कुछ किस फॉर्म में हो रहा है, अमोनियम आयन की फॉर्म में। और बोला जा रहा है कि अमोनियम आयन प्लांट के लिए टॉक्सिक होता है। बेटा कैसा होता है, टॉक्सिक, और इसलिए प्लांट इसे एक्यूमुलेट नहीं कर सकता। और इस वजह से क्या होता है, इस अमोनियम आयन को बेटा कन्वर्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। अब ये अमोनियम आयन को कन्वर्ट किया जाएगा और बनाया जाएगा एमाइड। क्या बनाया जाएगा, एमाइड। और यहां पर इस काम को करने के लिए 2 तरीके बताए गए हैं। आप देखिए कौन कौन से तरीके बताए गए हैं। आपका पहला तरीका बताया गया है रिडक्टिव एमिनेशन, और दूसरा क्या बताया गया है, ट्रांस एमिनेशन। और ये रिडक्टिव एमिनेशन और ट्रांस एमिनेशन से बेटा क्या किया जाएगा, अब इस अमोनियम आयन में जो नाइट्रोजन है उससे क्या बना ली जाएगी, अमाइनो एसिड्स। क्या बनाई जाएंगी, अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या हुआ, रिडक्टिव एमिनेशन, और दूसरा क्या हुआ, ट्रांस एमिनेशन। तो अब इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपका जो अमोनियम आयन है, ये अमोनियम आयन बेटा रिएक्ट कर रहा है एक एसिड के साथ, उसका नाम क्या है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के साथ में अमोनियम आयन रिएक्ट करेगा तो NADPH लगेगा, और इसलिए यहां पे एंजाइम लगेगा डिहाइड्रोजनेज, और बनेगा क्या, ग्लूटेमेट। इसलिए एंजाइम का पूरा नाम क्या है, ग्लूटेमेट डिहाइड्रोजनेज। तो बताइए ग्लूटेमेट क्या है, एमाइड है। बोलो क्या है, एमाइड। बोलो ग्लूटेमेट क्या है, एमाइड। अब ये एमाइड बना और फर्दर यहाँ पे हाइड्रोजन बना और NADP बना। अब फर्दर क्या होगा, यहां पर आप देखो क्या किया जा रहा है, ट्रांस एमिनेशन। तो ट्रांस एमिनेशन में क्या होता है, आपका जो अमाइनो डोनर होता है और अमाइनो एक्सेप्टर होता है। अमाइनो डोनर बेटा जो होता है आपका, आप देखना बोला जा रहा है इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड। तो बेटा यहाँ पे क्या किया जाता है, अमाइनो ग्रुप्स, अमाइनो डोनर से यहाँ पे कीटो एसिड वाले पर क्या किया जाएगा, अमोनियम आयन का, या कह सकते हैं कीटो अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर किया जाएगा। किसका किया जाएगा, अमाइनो ग्रुप का। तो अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर हुआ, और अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होने से बताइए क्या बन जाएगी, एक अमाइनो एसिड। क्या बन जाएगी, अमाइनो एसिड।
तो आप देखो सबसे पहले क्या हुआ, रिडक्टिव एमिनेशन, और फिर क्या हुआ, ट्रांस एमिनेशन। और इससे क्या फायदा हुआ, इससे बने आपके बोलो अमाइनो एसिड्स। क्या बने भैया, अमाइनो एसिड्स। जैसे आपको नीचे बताया गया है कि दो एक इंपॉर्टेंट एमाइड हैं, दो इंपॉर्टेंट एमाइड कौन कौन से हैं, आपको एस्पेरेजाइन और ग्लूटेमेट बताया गया। ये एस्पेरेजाइन एंड ग्लूटेमेट से हम लोग दो अमाइनो एसिड बनाते हैं, कौन कौन सी, एक तो एस्पेरेजाइन से बनती है एस्पार्टिक एसिड, और ग्लूटेमाइन से बनती है ग्लूटामिक एसिड। तो बताइए एस्पेरेजाइन क्या है, बोलो एस्पेरेजाइन क्या है, एमाइड। बताइए ग्लूटेमेट क्या है, एमाइड। लेकिन बताइए आपका एस्पार्टिक एसिड क्या है, अमाइनो एसिड। बताइए ग्लूटामिक एसिड क्या है, अमाइनो एसिड। तो आप देख रहे हैं एमाइड को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, अमाइनो एसिड में। और कैसे किया जा रहा है, उसके कितने स्टेप हैं, दो। पहला बोलो रिडक्टिव एमिनेशन, दूसरा क्या है, ट्रांस एमिनेशन। तो जो टॉक्सिक अमोनियम आयन था उससे क्या बना ली गई, अमाइनो एसिड। क्या बना ली गई, अमाइनो एसिड। बोलो बात समझ में आई ना। तो जो अमोनियम आयन बनता है उससे कन्वर्ट किया जाता है किसमें, अमाइनो एसिड में। अब एक बात आपको एक और बताई गई है, आपको बताया गया है कुछ प्लांट हैं, कुछ प्लांट में एग्जांपल दिया गया है सोयाबीन का। सोयाबीन में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो यूरिड्स की फॉर्म में होता है। याद रखिएगा किस फॉर्म में होता है, यूरिड्स। और यूरिड्स में अगर आप देखेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन और कार्बन रेशियो हाई होता है। तो याद रखिएगा कार्बन और हाइड्रोजन रेशियो हाई कहां पर होता है, बोलो बोलो, यूरिड्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।